अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो फाइलेटिक लिनियरिटी वैल्यू डिस्कस करते हैं। आज जो है वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोलॉजिकल मेथड। हम लोग ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, इसके कितने स्टेप्स हैं और किस तरह से जो है वो हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे पास चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हमारे पास टॉपिक आज का है बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या है? अ साइंटिफिक मेथड इन विच वी सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब उसके बाद डेफिनेशन आती है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। यहाँ पर कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, यानी कि द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नंबर 1 स्टेप कौन सा? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सी, यानी कि हम लोग उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यानी कि उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। पहला स्टेप क्या है हमारे पास? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये सिंपल स्टेप होता है, ये जो है ना बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें ये होता है कि हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में मतलब डिटेल स्टडी नहीं करते, बल्कि पहला जो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या चीज़ या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ कर लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व क्या करना है? ऑब्ज़र्व हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को अपनी 5 सेंसेस के साथ। हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? 5 सेंसेस में हमारे पास नंबर 1 आ जाती है जी हमारी विजन है, जो हम लोग आइज़ के थ्रू करते हैं। हमारी हेयरिंग है, जो हम लोग ईयर्स के थ्रू करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हम स्मेल, जो हम लोग नोज़ के थ्रू करते हैं। उसके अलावा टेस्ट करते हैं, जो हम लोग अपनी टंग के थ्रू करते हैं, या फिर जो है वो टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, बड ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास टंग वगैरह में पाए जाते हैं, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। उसके अलावा हम लोग टच के थ्रू करते हैं, यानी कि हैंड वगैरह के थ्रू भी हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास 5 सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है जिनके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये है किस चीज़ से रिलेटेड। यानी कि ये हमें सबसे पहले साइंटिफिक मेथड कोई भी स्टडी करना हो उसमें ऑब्जर्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। अब जो ऑब्जर्वेशंस है ये 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। ऑब्जर्वेशंस कितनी तरह की है हमारे पास? ये 2 तरह की है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर 2 पे हमारे पास आती है जी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होंगी ये हमें क्वालिटी के बारे में बताएंगी, यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम लोग सिंपल जो है वो क्वालिटी के बारे में किसी भी, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती है ये मेजरेबल भी नहीं होती, इसमें हम लोग नंबर्स या डिजिट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इसके थ्रू हमारे पास कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते। उसके बाद दूसरी आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हमारे पास किसी भी चीज़ को नेम से ज़ाहिर हो रहा है, क्वांटिटी से निकला है, मकदार से निकला है, यानी कि
इसमें हम लोग किसी भी जो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन सब्सटेंस है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्वांटिटीज़ के थ्रू उसकी मेजरमेंट करेंगे, यानी कि उसमें हम लोग नंबर का जो यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ये मेजरेबल होती हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं यही हमारे पास ज़्यादा बेटर हैं या फिर मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वाई क्वांटिटेटिव observations are more accurate than qualitative observation। यानी कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ये किस तरह से ज़्यादा एक्यूरेट है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। उसकी रीज़न यही है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, मेजरेबल होती हैं, और इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो इनवेरिएबल होता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं हमें, हम लोग इस पे जो है वो मेन डेफिनेशन पे ही फोकस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अगर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की, तो उसमें हमारे पास आता है कि 2 बीकर्स हैं हमारे पास। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्रा करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं हमारे पास बीकर ए है, यहाँ फिर कंटेनर ए और कंटेनर बी, 2 हमारे पास कंटेनर्स हैं, इन दोनों में वाटर मौजूद है। जो कंटेनर बी है इसमें हॉट वाटर मौजूद है, जबकि कंटेनर ए में कोल्ड वाटर मौजूद है। तो हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहेंगे कि द वाटर प्रेजेंट इन बीकर बी इज़ वार्मर दैन द वाटर प्रेजेंट इन बीकर ए। यानी कि हम लोग सिंपल उसकी जो है ना वो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हमारे पास वो गर्म है, ठंडा है, उसके बाद वो उसका मतलब कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग ऑब्जर्वेशन ये कह सकते हैं। ये जो इसमें डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने उसके टेम्परेचर को सेंस किया, जो कि हम लोग टच के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कलर के जो है ना बारे में बता सकते हैं कि जो बीकर ए थी उसका ब्लैक कलर है, जो बीकर बी है उसका वाइट कलर है। ये हमारे पास विजन के थ्रू सेंस जो हमारी विजन है उसके थ्रू, आइज़ के थ्रू, यानी कि हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हम लोग क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होगी यही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बीकर बी है, जिसको हम लोगों ने पहले कहा था कि हॉट इसमें वाटर मौजूद है, ये इसमें वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है, जबकि कोल्ड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है। यही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग एक जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में ये बताएंगे कि द वाटर प्रेजेंट इन बीकर बी इज़ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन बीकर बी इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन बीकर ए इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है इसमें भी हमने उसकी कोल्डनेस या फिर हॉटनेस के बारे में बताया है, या फिर यही बताया कि पानी गर्म और ठंडा, लेकिन इसको हमने स्पेसिफिक डिजिट्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, उसके अलावा इसको हमने मेजरेबल अमाउंट की फॉर्म में बताया है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रही है। इसलिए जो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये डिजिट्स की फॉर्म में होती है, नंबर्स की फॉर्म में होती हैं और मेजरेबल होती हैं। ये हमारे पास 2 मेथड्स हो गए। तीसरा उसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथेसिस, यानी कि ऑब्जर्वेशन से कैसे हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस ये होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है
या फिर जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की हैं ये किससे रिलेटेड है, यानी कि उसमें से क्वेश्चन राइज करते हैं, उसको हम लोग हाइपोथेसिस कह देते हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, यानी कि हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये हाइपोथेसिस जो है ये सिंपल होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास एक टेस्टेबल होना चाहिए हाइपोथेसिस। उसके बाद थर्ड पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। यानी कि हाइपोथेसिस जो होता है ये क्वेश्चन राइज होता है हमारे माइंड में कि जो ऑब्जर्वेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस की ही टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यानी कि उसमें हम लोग उन पे वो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में लॉजिक मांग रहे हैं, हमें इस चीज़ की रीज़न चाहिए कि इस चीज़ ये मतलब कि क्यों ऐसा है। ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोगों ने पिछले जो है ना वो इसमें जो पिछला हमारा स्टेप था उसमें हमने ये कहा कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट उसकी रीज़न हमें मिली क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर की फॉर्म में। इसी तरह से हाइपोथेसिस में क्या चीज़ है कि ये ऑब्जर्वेशंस की ही एक्सप्लेनेशन होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस होती है। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस सिंपल है। इसके बाद हमारे पास चौथा जो स्टेप आता है वो डिडक्शन आता है। डिडक्शन क्या होती है हमारे पास के लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस के ही हम लोग लॉजिकल नताइज ढूंढते हैं, यानी कि लॉजिक की बेस पे अब हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे पास चौथा स्टेप आ जाता है। डिडक्शंस को हम लोग दूसरा एक और नाम भी दे सकते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है डिडक्शंस, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस की जो हम लोग फार्मूलेशन करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस को हम लोग किस तरह से मतलब कि फार्मूलेट कर सकते हैं, किस तरह से आगे मज़ीद बयान कर सकते हैं, किस तरह से उसको लॉजिक की बेस पे ढूंढना चाहते हैं। डिडक्शंस को हम लोग फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डिडक्शंस में हम लोग इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है इसको हम लोग कह सकते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है इसके दो तरीके, टू वेज टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द वेज या राइट द मेथड्स बाय विच वी फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। इसमें दो ही हमारे पास तरीके हैं, एक था हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये क्या चीज़ है हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये है डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग किसी भी जनरल आइडिया यहाँ पे जनरल अजम्पशंस के ज़रिए हम लोग उसको स्पेसिफिक अजम्पशंस की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ जैसे जनरल मौजूद होती है, आम से हम लोग ख़ास की तरफ जाएंगे। वो किस तरह जाएंगे, इसको अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल करना चाहें तो वो ये है कि सपोज़ अगर हम लोग कहते हैं कि जितनी भी बर्ड्स हैं हमारे पास, यानी कि जिसमें हाक आ जाता है, उसके बाद स्पैरो आ जाती है, और उसके अलावा पैरट, ये पिजन्स डिफरेंट बर्ड्स हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, लेकिन डिडक्शन में हम लोगों ने इफ़ और देन का लॉजिक भी यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं, देन पिजन्स या देन स्पैरोज़ आर द बर्ड्स, यानी कि जो स्पैरोज़ हैं हमारे पास चिड़ियाँ हैं वो भी बर्ड्स हैं। तो उसके बाद हम लोग दूसरा लॉजिक यूज़ करेंगे, देन जो हमारे पास देन स्पैरोज़ आर द बर्ड्स। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि इसको अगर हम लोग इसके एग्जांपल को कोड करना चाहें तो इसमें हम लोगों ने लॉजिक क्या यूज़ किया, इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ किया। इसमें हम लोग यहाँ पर ये डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें हम लोगों ने इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ किया। यानी कि हम लोगों ने जनरल कहते हैं किसी भी कॉमन चीज़ को, आम चीज़ को, इससे हम लोगों ने अपना जो है ना वो कंक्लूजन या आइडियाज़ या अजम्पशंस लेनी है और इसको हमने स्पेसिफाई करना है। यानी कि हम लोग कॉमन से या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं।
यानी कि हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, द ड्राइंग ऑफ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्राम जनरल अजम्पशंस। ठीक होगा, यानी कि हम लोग कोई स्पेसिफिक रिजल्ट ड्रा करते हैं किसी भी जनरल अजम्पशंस के, जनरल आइडियाज़ के थ्रू हम लोग इसको जो है ना वो ड्रा करते हैं। इसकी एग्जांपल दोबारा सुने, इसकी एग्जांपल इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ होगा। कैसे, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पर होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या कहेंगे कि स्पैरोज़ आर द बर्ड्स, यानी कि वो बर्ड्स कौन से हैं, स्पैरोज़। देन अब दूसरा लॉजिक यूज़ करके हम लोग ये कहेंगे देन स्पैरोज़ हैव विंग्स, यानी इसका मतलब ये है कि स्पैरोज़ के ही विंग्स मौजूद होंगे। यानी कि पहले हम लोगों ने इसकी अगर एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे देखना चाहें, हम लोग ये कहेंगे इफ़ और देन का लॉजिक की कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ और देन लॉजिक। इसमें हम लोग ये कहेंगे इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि तमाम बर्ड्स के पर हैं। एंड स्पैरोज़ आर द बर्ड, ये बर्ड्स कौन से हैं, उसमें स्पैरोज़ आ सकते हैं। हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया पहले बर्ड्स से। बर्ड्स का मतलब ये है कि वो जनरल टर्म है, कॉमन है, वो बर्ड्स कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने स्पैरो लिख के इसको स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि हम लोग अपना जो डिडक्टिव मेथड है वो मतलब कि हम लोग कॉमन से या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। यानी कि एंड द स्पैरोज़ आर द बर्ड्स, देन का फिर लॉजिक यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग कहेंगे देन स्पैरोज़ हैव विंग्स। स्पैरोज़ के क्या मौजूद है, विंग्स। ये था हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग, हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए थे। उसके अलावा बाद आता है दूसरा, हमारे पास दूसरा उसका उलट है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इसमें हम लोग अपना कंक्लूजन ड्रा करेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि हम लोग ख़ास से आम की तरफ जाएंगे। यानी कि किस तरह से जाएंगे वो अब हम लोग इसी का उलट करते हैं। इसका उलट कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इफ़ स्पैरोज़ हैव विंग्स एंड स्पैरोज़ आर आल्सो बर्ड्स, सो बर्ड्स, सो हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स लाइक hawk, parrot, pigeons, these are also birds. Finally we conclude that all birds have wings, यानी कि फिर हम लोग ये एंड वाली स्टेटमेंट ले जाएंगे और ये फर्स्ट पे ले आएंगे, ये फर्स्ट पे और ये लास्ट पे। इफ़ यहाँ पे यूज़ करेंगे और देन हम लोग इसके बाद यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दो जो है ना वो इंडक्टिव रीजनिंग, ये हमारे पास डिडक्शंस के दो मेथड थे, एक डिडक्टिव रीजनिंग थी और दूसरी इंडक्टिव रीजनिंग थी। इसके अलावा कुछ दूसरे मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू हम लोग हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन कर सकते हैं। वो कौन से हैं, वो हमारे पास ये हैं कि हम लोग डिफरेंट फ़िलासफ़र और रिलीजियस आइडियाज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन को भी, कंपैरिजन को और एनालॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कंपैरिजन हम इस तरह कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो है ना वो कंपैरिजन करेंगे, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। और एनालॉजी जो होती है ये हमारे पास हम लोग इसमें जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट, या फिर जो एक बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। लेकिन एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उठाते हैं। जैसे हमारे पास पहले आ जाता है स्पैरो, एक बर्ड है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हम लोग उठाते हैं मोथ उठा लेते हैं, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म उठा लेते हैं। इन सब में अगर हम लोग देखें, या फिर हम लोग चार बर्ड उठाते हैं। चार बर्ड कैसे होंगे, जैसे पिजन है, पैरट है, मोथ है, उसके बाद ये हमारे पास स्पैरो है, ये चार बर्ड्स हैं। हम लोग इसको कैसे देखते हैं, हम लोग इसको यूँ देखेंगे, मोथ को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, तीन बर्ड्स हैं और मोथ एक अलग कैटेगरी में आता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इन चारों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चेंजेस हैं स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शन इन सब का सेम है। फंक्शन किस तरह से कि इन सब के जो है ना वो विंग्स हैं, लेकिन बर्ड्स की जो है ना वो बर्ड्स में वो हाईली स्पेशलाइज विंग है, उनमें जो है वो फ्लाइंग की मोर एबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मोथ। इस तरह से एनालॉजी में क्या होता है कि हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स में किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं जो कि फंक्शनली ज़्यादा मॉडिफाइड हो। इसके बाद हम लोग रिलीजियस आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, एस्थेटिक प्रेफरेंस वगैरह भी जो है ना इसमें स्टडी करते हैं। ये कुछ डिफरेंट मेथड्स थे हमारे पास हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के, यहाँ पे डिडक्शन में ये भी आते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या चीज़ है,
एक्सपेरिमेंटेशन ये है कि हम लोग जो हमारे पास हाइपोथेसिस बना है, हाइपोथेसिस किसके थ्रू बना था, डिडक्शन के थ्रू बना था, यानी पहले हाइपोथेसिस था फिर डिडक्शन था। इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस बना उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम लोग ये प्रूव करते हैं कि सही है या गलत है। इसी चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का। 5 स्टेप हमने देख लिए। सो गाइस, अगर आपको ये जो है ना वो टॉपिक क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी और लॉ को देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।